चलो हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर शुरू करते हैं। AS13 के हिसाब से चलता है ये चैप्टर। हाँ AS13 लिख लो थोड़ा सा।
नोट कर लो, फिर समझा देता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट है AS13 वाला। नहीं, सच बोल। लिख लिया? लिख लो तुम, बस लिख ही लो तुम, समझ किसी और से लेना। जो बोलना कि देखो ये लिखवाया है आज, ये बता दो इसमें क्या लिखवाया है। लिख लिया? नहीं लिखा तो 2 मिनट रुक जाओ, फिर लिख लेना। ठीक है, मैं समझा दूं ताकि मैं इसको हटा दूं, और नहीं इसको हटा दूं, यहाँ वाले को, है ना, फिर वहाँ लिख लेना तुम। देखें ध्यान से, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम कहाँ डिस्कस करते हैं, कहाँ से आएगा, सोर्स क्या है इसका, AS13, है ना, AS13। तो AS13 बस इससे थोड़ा और कर दो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब AS पढ़ेंगे तो शुरू से पढ़ लेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है एसेट हेल्ड बाय एंटिटी, ऐसे एसेट जो एंटिटी हेल्ड करे हुई है फॉर अर्निंग इनकम। उसका पर्पज है अर्न करना इनकम, या तो इनकम अर्न करने के लिए रखा होगा या फिर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। देख लेते हैं, फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के रूप में इनकम करने के लिए आपने कहीं पैसा लगा रखा है,
जैसे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑफ कोई भी कंपनी XYZ लिमिटेड, सुन लेना फिर लिख लेना है ना, ये तो तुम्हारा इतना मौका मिल गया, चलो ये लिख लो पहले। आप क्या कर रहे हैं कि एसेट हेल्ड बाय एंटिटी, एंटिटी ने एसेट खरीद रखे हैं फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होगा, एक कंपनी है, ये तुम हो, है ना, तुम्हारी अकाउंटिंग की बात चल रही, ये कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, उन्होंने क्या किया होगा, डिवेंचर इश्यू किए होंगे, तुमने वो डिवेंचर खरीद लिए कितने रुपए देके, 1 लाख, है ना, सपोज 12% वाले डिवेंचर। तो अब जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है वो डिवेंचर देगी तुम्हें, डिवेंचर का सर्टिफिकेट बना के देगी, है ना, जिसमें लिखा होगा कि मिस्टर ए ने क्या किया है, 1 लाख रुपए के डिवेंचर खरीदे। ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास आएगा, उसके बदले तुम क्या करोगे, वहां पैसे जमा करोगे। जो तुम पैसे जमा करते हो वो कंपनी के लिए डिवेंचर क्या होते हैं, डेट जैसे होते हैं, मतलब उनके लिए तो एक तरीके का क्या हो गया, ये लोन हो गया। और किसने दिया, आपने इनको 1 लाख का लोन दिया, उन्होंने एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि आपका 1 लाख हमारे पास जमा है, ठीक है। तो आपने कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, XYZ कंपनी के डिवेंचर में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या आएगा उस कंपनी से, आपको इंटरेस्ट आएगा। 1 साल में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 12,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो आपके लिए हो गया डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, कंपनी के लिए हो गया डिवेंचर लोन, सही है। तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा 1 लाख, आपके पास जो डिवेंचर सर्टिफिकेट है इन्वेस्टमेंट के रूप में, उस पर आप क्या कमाओगे, ब्याज। ऐसे ही अगर आपको डिविडेंड कमाना है तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। और अगर आपको किराया कमाना है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी हॉस्टल में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, लैंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, जमीन खरीद लेते थे, उनके पास रहती थी, और उसको वो क्या करते थे, किसानों को किराए पर देते थे। अभी भी होता है गांव में, है ना, नॉर्मली भी होता है। तो जमींदार की ज़मीन रहेगी, आप उस पर क्या करें, पूरा एग्रीकल्चर करें, और रेंट के रूप में आप फसल का सपोज करें 1/3 हिस्सा उनको देते थे। तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीन क्यों खरीदी, उन्हें कोई मतलब नहीं ज़मीन से, उन्होंने ज़मीन खरीदी ताकि उसको वो क्या कर सकें, किराए पर दे सकें। तो उन्होंने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, लैंड में। क्या अर्न करने के लिए, रेंटल। तो ये क्या अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करा है, रेंट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मींस एसेट हेल्ड बाय एंटिटी फॉर अर्निंग इनकम। एसेट हेल्ड करके रखा हुआ है तुमने कि तुम क्या कर सको, इनकम अर्न कर सको। किस तरीके की इनकम, या तो इंटरेस्ट की इनकम, या डिविडेंड की इनकम, या रेंट की। कई इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका पर्पज इनकम कमाना नहीं होता, उनका पर्पज होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल हैं ज्वेलरी, गोल्ड, या फिर लैंड। ऑर्डिनरीली लोग क्या करते हैं, सोना या जमीन में पैसा लगाते हैं, है ना, सेविंग के माध्यम से। अब बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या होता था, या तो सोना खरीद लो या जमीन मकान खरीद लो। क्यों, क्योंकि जमीन मकान की वैल्यू गिरनी नहीं है। अब आपने एक ज़मीन खरीद ली ऐसे ही कि यहाँ रोड बनने वाला है, तो अपन ने ज़मीन खरीद ली, 10-10 साल 20-20 साल तक फिर वेट करते थे, अब रोड बन रहा है, अब या तो एक कंपलसरी एक्वायर होगी तो पैसे मिलेंगे, या फिर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम वहाँ दुकान डालेंगे तो दुकान किराए से चली जाएगी। तो आपने ज़मीन खरीद ली, 10 साल तक ऐसे पड़ी है, आपको कुछ एक्टिव यूज़ नहीं है उसका, आपने बस इन्वेस्ट कर रखा है पैसा। क्यों, ताकि उसकी वैल्यू क्या हो जाए, एप्रिसिएट हो जाए। क्या उससे रेंटल आ रहा है आपको, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, रोड के किनारे खरीद लिया आप, नहीं आ रहा है, कोई रेंटल नहीं आ रहा है, डिविडेंड नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्या आप उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, बताओ, नहीं, बस पड़ी है। क्यों, ताकि उसका वैल्यू एप्रिसिएट हो जाए। तो ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसका पर्पज़ कोई अर्निंग करना नहीं होता, उनका पर्पज़ वैल्यू एप्रिसिएट करना होता है, जैसे ज़मीन हो गया या जैसे गोल्ड हो गया, है ना। अब गोल्ड के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं,
पहले ऊपर ऊपर ही होते थे। एक टाइम से आप याद करूं, मुझे जहाँ से याद है तो 9,000 रुपये या 10,000 रुपये का गोल्ड बिकता था, तब का मुझे सुना हुआ याद है कि हाँ इतना होता है। आज कितना है अब तो पूछते नहीं मैं बाबा। 34। खैर तो चलो, ये क्लियर है तुम्हें? इसको बोल के देखें एक बार। हेलो। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके हो सकते हैं, या तो तुमने क्यों किया होगा इन्वेस्टमेंट, इनकम अर्न करने के लिए, या फिर वैल्यू बढ़ाने के लिए, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे एसेट जो आपने होल्ड करके रखे हैं। कौन सा पर्पस हो सकता है? फॉर अर्निंग इनकम। किस तरह की इनकम? बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, या फिर और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। एग्जांपल दो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जो खरीदते हैं अपन, उसके ज्वेलरी या लैंड। और भी बता रहा हूं, जैसे सब्सिडरी कंपनी में आप पैसा लगाते हो तो उसका पर्पस कुछ और ही होता है, उससे डिविडेंड कमाना मेन पर्पस नहीं होता है ना। उस पर पर्पस होता है कि इस कंपनी पे हम क्या कर लें, कंट्रोल जमा लें, है ना, ऐसा। ओके। दूसरा, इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाइफरकेशन क्यों जरूरी है करंट और लॉन्ग टर्म का? क्योंकि करंट को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। देखो, किसी भी चीज को जिसको आपको ने खरीदा है, आप बेचने की इच्छा रखते हैं। ऐसा कोई भी एसेट जिसको आप बेचने की इच्छा रखते हैं, इंटेंशन आपकी बेचने की है, तो सुने मेरी बात ध्यान से, क्योंकि मैं बातों को रिपीट नहीं कर रहा हूं ज्यादा। आपके पास कोई भी एसेट है जो आप बेचना चाहते हैं, तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू से फर्क पड़ता है। जैसे आप इन्वेंट्री खरीदते हैं, क्यों खरीदें? बेचना है। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू गिर जाए तो आपको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, तुरंत फर्क पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने खरीदी बेचने के लिए। ऐसे ही करंट इन्वेस्टमेंट, आपने खरीदे करंट, मतलब आप 12 महीने के अंदर अंदर उनको सेल आउट कर दें। अगर उनके रेट गिर रहे हैं तो टेंशन वाली बात है, क्योंकि आपने उनको खरीदा था बेचने के लिए। अब फिक्स एसेट खरीदते हैं आप, आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, अब उसकी कीमत गिर के 9 लाख हो गई, आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? दुख हुआ होगा, फर्क पड़ रहा है क्या? क्या आप उसको बेचना है? अब 9 लाख है, 9.5 है, 11.5 है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो खरीदनी थी, हम खरीद लाए। अब हमारी ये मशीन 10 साल चलेगी, जब स्क्रैप में बिकेगी तब देखा जाए। इसीलिए मशीन को आप कॉस्ट पे दिखाते हैं, -WD भी करते हैं, आपको उसकी मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिक्स एसेट को कभी उनकी मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते, आप उनको उनकी कॉस्ट पर दिखाते, क्योंकि आपको बेचना नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री बेचना है। आपने 10 रुपए का स्टॉक खरीदा था, आज वो 9 रुपए का हो गया, और आपने खरीदा ही बेचने के लिए था, तो आप अगर बेचोगे तो कितने का नुकसान होने की संभावना है? 1 का। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यार देखो, नुकसान होने की संभावना है, नुकसान बुक करो आप, क्योंकि आपने खरीदा ही बेचने के लिए और मार्केट वैल्यू 9 चल रही है, खरीदा आपने 10 में है, नुकसान होने वाला है। आज नहीं तो कल तो बेचोगे ही ना, आप खरीदे ही आपने बेचने के लिए, इसलिए वो हमसे क्या करता है, नुकसान बुक कराता है। इसलिए बोलता है कॉस्ट और एनआरबी। इन्वेंट्री में क्या पढ़ते हैं हम? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। आपने 10 में खरीदा, 9 की मार्केट वैल्यू, अगर आप इन्वेंट्री को 9 रुपए पे दिखाओगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो P&L पे क्या असर पड़ेगा बताओ? क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 10 की थी 9 की दिख रही, क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। क्लोजिंग स्टॉक 1 रुपए से कम, और क्लोजिंग स्टॉक 1 रुपए से कम, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? कम, 1 रुपए से कम हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कॉस्ट और एनआरबी पिक्चर लोअर, कम पे दिखाओ आप। तो 10 की इन्वेंट्री 9 में बिकने की संभावना है, 9 पे दिखाओ, ताकि 1 रुपए का क्या हो जाए, लॉस बुक हो जाए। ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे जिसकी इंटेंशन है बेचने की इंटेंशन है, तो फिर मार्केट वैल्यू से फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए आप उसको किस पे वैल्यू करो? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचने के पर्पज से खरीदे क्या आपने? नहीं, तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लॉन्ग टर्म को किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पर दिखाते हैं। कंपेयर कर लो आप, इन्वेंट्री को दिखाते हैं हम कॉस्ट और एनआरबी विच एवर लोअर, फिक्स्ड एसेट को किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट, है ना, फिर डेप्रिसिएशन वगैरह है वो अलग बात। ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट को आप दिखाते हैं कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्योंकि बेचने की इंटेंशन है आपकी, और लॉन्ग टर्म को बेचना ही नहीं। अब जब बेचना ही नहीं है आपको कोई चीज़, तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू से क्या फर्क पड़ रहा है?
अच्छा, अगर आपने AS2 ठीक से पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो रॉ मटेरियल को किस वैल्यू पे दिखाया जाता है? कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू पिक्चर लोअर है कॉस्ट पर? बताएं। कॉस्ट, कॉस्ट एक एक्सेप्शन है, जब फेयर फिनिश गुड सस्ता बिके। नॉर्मल बात क्या है, रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसको बेचना थोड़ी है, आपको क्या करना है मार्केट में कितने का, चलो आपने तो खरीद लिया, अब तो आप प्रोडक्शन करके जाएगा वो, आपको उसको बेचना। आप केवल उन्हीं चीज़ों को कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू लोअर पे दिखाते हैं जो आप बेचने की इंटेंशन से रखे हुए हैं, ताकि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, जो कीमतें गिर रही हैं, उसको आप क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। ओके, तो बताएं करंट इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाते हैं हम? बोलो 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 जल्दी। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। और लॉन्ग टर्म को किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट। ये नीचे क्या लिखा है? AS13 जब ऑफिशियली पढ़ेंगे तब बात करेंगे, है ना, इतनी डिटेल में अभी नहीं जा रहे। अभी हम कैपिटल, अभी हम अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये AS वाला पार्ट जब पढ़ेंगे बिल्कुल सब बताऊंगा ये क्या लिखा है। मैं तो इसलिए लिख दिया कि कंप्लीट बात हो जाए, है ना, लिखा है तो पढ़ लो कभी। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ जनरली मीनिंग बता रहा हूँ, वहाँ स्पेसिफिक बात करूँगा। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट जो रेडिली रियलाइजेबल है, मतलब आप जब चाहो उससे पैसा रियलाइज कर सकते हो। सोचो अगर आपने कोई शेयर खरीदे, उस पर लॉक इन पीरियड लगा है 3 साल का, बताओ वो रेडिली रियलाइजेबल है? नहीं, बेच ही नहीं सकते आप। आपकी खूब इंटेंशन है बेचने की, मैं बेच दूं, लेकिन बेच ही नहीं सकते आप, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि वो रेडिली रियलाइजेबल नहीं है। तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली रियलाइजेबल। नॉर्मली बताना, जमीन रेडिली रियलाइजेबल है या नहीं, सोच के बोलना, बड़ी क्लास में हो तो हर बार मैं यही बोलता हूँ तुमसे, बच्चों जैसा आंसर नहीं। बिल्डिंग रेडिली रियलाइजेबल है या नहीं? एक मकान खरीदने बेचने में साल से ऊपर लग जाता है, बात करते करते। एक कमरे को किराए में लेने में लग जाता है टाइम, तो बेचने की बात सोचो तुम कि कितना टाइम लगता है। फिर एक बार देखने आए, फिर फूफा जी देखने आए, मामा जी देखने आए, और ने कमी नजर आ गई, लगा यार थोड़ा सा ना सफोकेशन ज़्यादा हो गया, आना उन्हें कभी है नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जमीन जब बेचना चाहें बेच, अरे ऐसे थोड़ी होता है, जमीन जब बेचना चाहे नहीं बिकती। आप एक बार देखते हो, फिर दूसरे देखते हैं, फिर उसके बारे में पूरा नॉलेज लेते हैं, फिर बैंक वाले से फाइनेंस की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कितना टाइम लगता है। फिर आप बैंक से फाइनेंस की बात करते हो, अगर आपको फाइनेंस कराना, फिर बैंक वाला साइट विजिट करने आता है, फिर आप म्यूनसिपालिटी से पूछते हो कि इस वाली जमीन पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। कई बार मकान बन बन के गिराए जाते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होता कि एक कॉमर्शियल एरिया है या रेसिडेंशियल। आपको तो लगता है खरीद ली जमीन अपने बाप की, तो पता चलता कि नहीं। ये तो जमीन वगैरह नॉर्मली क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं होते, क्योंकि वो रेडिली रियलाइजेबल नहीं होते। मैं अब बस इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। सो करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली रियलाइजेबल एंड नॉट इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 12। हमारी इंटेंशन उनको 12 महीने से ज्यादा रखने की नहीं है। मतलब हमारी इंटेंशन क्या है कि हम इसको 12 महीने के अंदर अंदर बेच देंगे, चाहे बेच पाए या ना बेच पाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 12 महीने में बेचा या नहीं बेचा, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा, आपने सोचा जैसे ही भाव बढ़ेंगे बेच देंगे, बताओ इंटेंशन क्या है? बेचने की। साल हो गया भाव नहीं बढ़ा, नहीं बिके, बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, तो क्या करें आप? लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, करंट रहेंगे? करंट। अगला साल आ गया, आपने सोचा भाव बढ़ेंगे बेच देंगे, नहीं बढ़े भाव, फिर से बैलेंस शीट तक आ गए आप। लॉन्ग टर्म या करंट? करंट। कब से रखे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एस की लैंग्वेज एसेट इज लैंग्वेज है, ठीक है, जो एस में लिखा है। तो क्या लिखा है? करंट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली रियलाइजेबल एंड नॉट इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 12। आपकी इंटेंशन 12 महीने से ज़्यादा रखने की है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमें तो बस भाव ठीक से हो तो हम बेच देंगे, बस एक करंट इन्वेस्टमेंट है। आप भले इसको 2 साल से रखे हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता कि आप और कितना रखना चाहते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनको कब से रखे हुए हो। कंप्लीट बात, पक्का? ठीक है, तो हमने इतनी बातें डिस्कस करी। करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन एक बार बोलना, अभी याद करा दूंगा तो बाद में नहीं करानी पड़ेगी ना। तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली रियलाइजेबल एंड नॉट इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, है ना, 12 महीने से ज़्यादा रखने की इंटेंशन है। लॉन्ग टर्म की बहुत इजी डेफिनेशन है, मीन्स इन्वेस्टमेंट विच आर अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
ए डेफिनेशन एक बार बोल के देख लो, ए डेफिनेशन बोल के देख लो, हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं इसका चैप्टर का। बोल के देख लेना, जितना टाइम मिले ना फुल यूटिलाइज करो, है ना। तुम्हें लग रहा है 1 मिनट का टाइम है तो बातें ना करके रट लो, तुम्हारे काम की है, तुम्हें काम आएगी, आज याद करोगे कल नहीं करनी पड़ेगी। ये लिखना है एग्जाम्पल, हाँ लिख लो, ये एग्जाम्पल है ना, लिख लो एग्जाम्पल, वो सब काम आएंगे। स्पीड में लिखना है ना थोड़ा, और शर्ट साफ कर लेता हूँ जब तक। कितने पॉइंट थे? 5। एक छोटा सा पॉइंट छठा लिख लेना, कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय FIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। प्रमोशन ICI वाले कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा रहता है यूज FIFO, नहीं फॉलो FIFO। मैं तो पेज में पढ़ाता हूँ तब भी बोलता हूँ फॉलो FIFO। ये देखिए क्या है, आपको इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी होती है ना, जैसे वैसे इन्वेस्टमेंट आपके पास 4-5 हैं, अब आपने उसमें से एक इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो जो इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो कौन सा मेथड लगाएंगे अपन, FIFO या वेटेड एवरेज, है ना, वो अपन डिस्कस करें। अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का। तो अब लिखना बंद कर दो, ये तो लिख लिया होगा तुमने, नया पॉइंट पे गोला बना रहे होगे तुम। सुने, लिखना बात है ना, लिख लो तुम, लिख लो लिख लो।